आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग इतिहास के चैप्टर संख्या 13 की ओर चलेंगे और इतिहास पाठ 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका। जैसे हमने जब इतिहास विषय को पढ़ना शुरू किया था तो हमने आपको कहा था कि पाठ 1 और पाठ 2 से कम 40 अंक का प्रश्न फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है। कहा था, याद होगा? और आप लोगों ने क्वेश्चन को भी देखा है। वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को मिलाकर 40 अंक से ज्यादा का प्रश्न था। तो पुनः मैं आपको बता दूं, पाठ 13, 14 और 15 को मिलाकर 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। लास्ट 3, प्रथम 2 अगर दोनों बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं आप लोग तो 70 नंबर आपका डन हो जाता है। और बीच का जो बचता है 10वां चैप्टर, वहां से मात्र 30 नंबर का ही प्रश्न होता है। आइए तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण, मतलब जब महात्मा गांधी भारत के राजनीति में आए तो उस समय के लोगों का महात्मा गांधी के प्रति विचार क्या था। समकालीन दृष्टिकोण मतलब उस समय गांधी का विचार क्या था और गांधी के प्रति लोगों का विचार क्या था। और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका 5 नंबर का प्रश्न हर साल पूछता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका पर प्रकाश डालें। बात समझ गए? तो महात्मा गांधी के प्रति समकालीन दृष्टिकोण और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका को अगर जानना है तो सबसे पहले हमें एक प्रश्न जानना होगा, गांधी का परिचय। क्या जानना पड़ेगा? क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न लिखना है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की भूमिका, तो सबसे पहले महात्मा गांधी के जीवन चरित्र को लिख दो। और महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए, मतलब जब 1919 ईस्वी में भारत के राजनीति में प्रवेश किया तो कौन कौन से आंदोलन चलाया, उन आंदोलन के नाम का चर्चा कर दो। आपको 5 नंबर क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या? और फिर उनके द्वारा चलाएगा आंदोलन के बारे में प्रश्न करते तो अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले जान ले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जान ले तो एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था। क्या दिया था? राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी के बारे में जान लो पहले। तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद हम लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर कहेंगे फिर भी कोई गलत नहीं है। इन्हें महात्मा की उपाधि दिया था 1919 में। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सिंगापुर रेडियो से। और स्नेहवश भारतवासी इन्हें बापू के नाम से बुलाते हैं सिंगापुर रेडियो से। ठीक है, उसका मतलब छोड़ दो, सिंगापुर से 1943 में। भारतवासी महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? स्नेह से, उपाधि नहीं है। क्या है? स्नेहवश या प्यारवश इन्हें क्या कहते हैं? बापू। बाबू ना, बापू, ध्यान रखेंगे, के नाम से बुलाते हैं। महात्मा गांधी के जन्म की अगर बात कर लें तो इनके हम जन्म की बात कर ले तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। ध्यान देंगे, महात्मा गांधी के जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था।
पिता की बात करते हैं तो इनके पिता कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो पिता थे उनका नाम क्या था? मोहनदास। क्या नाम था? मोहन दास। करमचंद तरियल में गांधी जी का नाम था। उधर की परंपरा है। मोहनदास उनके पिता का नाम था। और माता की बात करें, माता की हम बात करें, पुतली बाई। माता का नाम क्या था? पुतली बाई। पुतली बाई महात्मा गांधी की कौन थी? मां थी। इनके जो पिता थे मोहनदास, वह क्या थे? तो राजकोट के दीवान थे। राजकोट के क्या थे? दीवान। अब कहोगे दीवान का मतलब क्या होता है? तो राजकोट के जो रियासत था, राजकोट का जो राजा था, उनके यहाँ राजस्व का लेखा जोखा करने वाला, हिसाब किताब करने वाला क्या थे? मुंशी थे, कर्मचारी थे। गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी हुई थी अल्फ्रेड हाई स्कूल में, जो राजकोट में पड़ता है, उसी अल्फ्रेड हाई स्कूल में गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। 13 वर्ष की अवस्था में इनकी बात करें, विवाह की हम बात कर लें तो गांधी जी बाल विवाह किए थे। बड़ा तकलीफ, हालांकि समझ नहीं सके थे। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा माखन जी, या सीधा कहो कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। मतलब इनका विवाह किसका हुआ था? 13 वर्ष में। तो इसमें जोड़ दो 13, 1883 में कस्तूरबा गांधी या कस्तूरबा माखन जी के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह हुआ था। पुत्र की बात करें तो 4 इनको पुत्र हुआ था। मणिलाल, हरिदास, रामदास और देवदास। रामदास, जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। कहा जाता, गोद ले या न ले, माने अगर लिखा जाए इनके पुत्रों का नाम तो मणि लाल, उसके बाद रामदास, उसके बाद देवदास, उसके बाद हरि लाल। देख लो भाई, दुगो लाल दुगो दास। मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास, लालदास। 4 गो बेटा था इनके पास। और आप तो जानते ही हैं, जमना लाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। अपना पुत्र माना गया, लोग मानता है उनको, क्योंकि उनके आदर्शों पर चलने का काम किया था। तो हमने कहा कि 83 में विवाह हुआ, 4 गो ये हुआ। उस समय बैरिस्टर बनना बड़ा महत्वपूर्ण बात थी अंग्रेजों के शासनकाल में। एक बात याद रखेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के जितने भी प्रमुख नेता थे, सब या तो जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े पत्र संपादक या पत्रकार थे, और नहीं तो बहुत बड़े क्या थे? वकील थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में अगर 100 बड़े बड़े नेता हम नाम ले तो उसमें से 90 को कम से कम वकील और पत्रकार जरूर थे। नहीं रहते वकील पत्रकार तो अंग्रेज तो कहीं जेल में ठूस दिया रहता, सबको फांसी देवा दिया रहता, क्योंकि सबके पास पूरा पूरा कानून का ज्ञान था, तब आगे बढ़ते थे। तो प्रश्न है कि 4 इनके पास क्या था? पुत्र था। उस समय वकालत करना बड़ी बात थी, वकील बनना बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो 4 सितंबर 1888 को कहाँ गए? लंदन, ब्रैकेट में कह सकते हो इंग्लैंड, वकालत करने। क्या करने? वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 4 सितंबर 1888 ईस्वी को महात्मा गांधी कहाँ गए? लंदन गए थे। मतलब इंग्लैंड की क्या है? राजधानी है। और वहां 3 वर्षों तक रहकर, कितने वर्ष? 3 वर्षों तक रहकर
वकालत की शिक्षा इन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। और वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के बाद मतलब हम लिख सकते हैं इंग्लैंड से वापसी की बात करें तो 1891 ईस्वी में इंग्लैंड से वकालत की शिक्षा पूरी करके महात्मा गांधी कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। कहाँ गए? और आपको पता है कि 11वीं क्लास में पढ़ाया हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी ना। बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई और वहां से आने के बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट या बम्बई हाई कोर्ट में वकालत शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। किस हाई कोर्ट में? बॉम्बे हाई कोर्ट में महात्मा गांधी वकालत करना शुरू कर दिया। लेकिन याद रखेंगे, महात्मा गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रभाव पड़ा है तो महात्मा गांधी के माता पुतलीबाई का। गांधी के जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके माता का पड़ा है। विद्वान लिखते हैं कि उनकी माता धार्मिक महिला थी। और समझ गए, बिना सूर्य को अर्घ दिए मतलब जल्दी ये भोजन भी नहीं ग्रहण करती थी। सच्चाई मैंने हमेशा सत्य के रास्ते पर चलनी चाहिए, ये बात उन्होंने अपनी मां से सीखा था। मतलब गांधी के जीवन पर यदि सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव पड़ा तो उनकी माता का और गीता का। गीता कोई व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ। सारे धर्म के लोग स्वीकार करते हैं इंसान की सभी समस्याओं का हल कहाँ है? गीता में है। OMG ओ माई गॉड फिल्म देखे होंगे, सब जगह हार जाता है, कहता कि हम कहीं प्रमाण दिखाओ तो तुमको हम मान लेंगे। तो उसको कुरान, बाइबिल और गीता में लिखा है बिन हरि कृपा तृण नहीं डोलिया, भगवान के आदेश के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो भूकंप हुआ तो ईश्वर के आदेश थी, हमारा घर गिला तो तू पुजारी है। तो इंसान की हर समस्या का समाधान, लेकिन तुम्हारी भावना पॉजिटिव हो क्या, वहां समस्या का समाधान खोजने के लिए पढ़ो। हर समस्या का समाधान, गांधी जी लिखते हैं कि जब भी किसी परेशानी में आते इंसान जी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, आराम से गीता खोलते पढ़ना शुरू कर देते और गीता के किसी न किसी दोहा में, किसी न किसी श्लोक में गांधी के समस्या का समाधान मिल ही जाता। और गीता तो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कुरुक्षेत्र के मैदान में किसको लिख बताया है? अर्जुन को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह गीता के दूसरे अध्याय में इस बात का उल्लेख है, 47वें नंबर श्लोक में। इंसान को कर्म करनी चाहिए, फल की चिंता मत करनी चाहिए। कर्म यदि अच्छा होगा तो फल भी अच्छा होगा, कर्म यदि बुरा होगा तो गारंटी है कि फल भी क्या होगा? स्वतः बुरा होगा। अभी आ रहे थे तो कहीं एक प्रवचन जो रेडियो में सुन रहा था, वहां लिखा कि नर चाहत कछु होत नहीं, हरि चाहत तत्काल। इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन परमात्मा चाह ले तो तत्काल हो जाएगा। एक सेकंड में दिशा सब बदल सकते हैं। गलत कि सही? तो माता और गीता दोनों का प्रभाव पड़ा था। तो इस सच्चा झूठ कहीं बोलते ही नहीं थे, वकील तब बन गए, मुकदमे इनके पास नहीं आता था। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सी कहानी है कि कोर्ट में जाकर सच बोलने वाले की भलाई नहीं है। कोर्ट में केवल और केवल गीता और कुरान पर हर तरह के लोग झूठ बोलता है। जज भी इस बात को जानता है, हमारी सरकार भी इस बात को जानती है। झूठी गवाही दिया, सच्चा कोई नहीं हुआ, तो पैसा के हेरफेर चल रहा है। लेकिन कोर्ट के विरुद्ध में बोलेगा तो तुमको बांध के सेंट्रल जेल में रख दिया जाएगा। डोंट टच मी वाला सिस्टम चल रहा है। हाँ, कोर्ट के विरुद्ध मत बोलो, कितना ही अधर्मी वहां क्यों ना हो। और जब तक नागरिकों को इस प्रकार का राइट नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट ऐसे ही पैसा के बल पर, झूठी गवाह के बल पर निर्दोष को सजा देती रहेगी। और जब तक निर्दोष को सजा मिलता रहेगा, न्याय की कल्पना करना संभव नहीं है। और मैं ये जो बोल रहा हूँ, ये नहीं कि गलत बोल रहा हूँ, इस बात से आप लोग भी वाकिफ हैं, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चले हैं, है ना। पैसा के बल पर न्याय को बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है।
अपने भारत में। खैर ये गीता का प्रभाव पड़ा था, इनके यहाँ वकील नहीं, मतलब कोई मुकदमा नहीं आता, कौन जाएगा सच बोलता है, हारेंगे जगह हम। एक मुकदमा इनके सामने आया था एक मुसलमान व्यापारी का, उसमें मुसलमान व्यापारी का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला व्यापारी। अब्दुल्ला एक व्यापारी था जो अफ्रीका में कारोबार करता था। कहाँ करता था कारोबार? अफ्रीका में कारोबार करता था। मतलब बहुत सारे इंडियन मुसलमान दक्षिण अफ्रीका, जो अफ्रीका महादेश का सबसे दक्षिणी राज्य कह सकते हो, वहां जाके अपना बिजनेस व्यापार करता था। और भारत के मुसलमान जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं उन्हें मेनन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेनन कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में रहकर वह कारोबार करते थे। टैक्स के हेरा फेरी का, लेन देन का था, ये था। सारे वकील के पास चल गए, अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा कोई सुनने को तैयार नहीं था। शेर के मुंह में कौन हाथ घुसियाने जाएगा भाई? अंग्रेज के विरुद्ध अगर हम मुकदमा लड़ेंगे तो आज तो उसको जितवा देंगे, लेकिन कल होकर हम पर वह क्या करेगा? वार करेगा। किसी ने नहीं किया। अंत में हार कर वह महात्मा गांधी के पास आया कि अंतिम कड़ी आप ही हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमारी समस्या का समाधान, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी हमारी जब्त हो जाएगी, जबकि मैं कहीं नाजायज नहीं हूँ। गांधी ने उसके मुकदमा को स्वीकार कर लिया, कहा कि मैं तुम्हारे मुकदमा को क्या करूंगा? लड़ूंगा। और इसी अब्दुल्ला नामक व्यापारी के मुकदमा को लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए? हाँ, दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में गए और दक्षिण अफ्रीका में जाकर अब्दुल्ला नामक व्यापारी के समस्या को जाना और मुकदमा की सुनवाई करने का प्रयास, मतलब लड़ने का प्रयास किया। और दक्षिण अफ्रीका में जाकर मुकदमा की सुनवाई करने के लिए वहां पहुंचे। और एक दिन की कहानी है, 1893-94 की कहानी है कि प्रिटोरिया से जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया में रेल पर चढ़े, जोहान्सबर्ग की ओर जा रहे थे। तो अफ्रीका में तो अंग्रेज रंग भेद की नीति अपनाया था। कौन भेदी? अफ्रीका में गांधी ने, अंग्रेजों ने कौन नीति अपनाया था? रंग भेद की नीति अपनाया था। गांधी जी तो थे काले। गांधी जी क्या थे? काले। मतलब लिखता है कि प्रिटोरिया टू जोहान्सबर्ग जा रहे थे। इसी के बीच में एक स्टेशन था, नाम था मिरितजाबर्ग। क्या नाम था? मिरितजाबर्ग रेलवे स्टेशन था। इसी स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के टिकट होते हुए भी गांधी को रेल के बोगी से बाहर निकाल दिया गया, धक्का मार के निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी क्या थे? काले थे। यहाँ पर एक मुद्दा आई, गांधी जी ने यहाँ पर रंग भेद की नीति का बड़ा ही कठोर अनुभव महसूस किया। उन्होंने यह सोचा कि जहां पर चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव होता है और मैं जब उस अंग्रेज गोरों की अदालत में खड़ा होऊंगा, तो जहां हमको लोग खड़ा होने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है अपने सामने, क्या उसके सामने हम जाएंगे तो खड़ा होकर हमको डिबेट करने देगा? कभी नहीं देगा। क्या सुजीत? असंभव है। जब हमको ट्रेन का टिकट था, अधिकार था कि सीट पर बैठ के मैं जाऊंगा, लेकिन सीट पर हमको बैठने नहीं दिया गया, तो अंग्रेज अपने सामने खड़ा होकर बोलने का हमें पावर देगा क्या? आप बताओ, नहीं देगा। गांधी ने अपन कोट कड़िया का उतार, कड़िया तो थे ही, कड़िया कोट पहने थे, उन्होंने कोट को उतार के खूंटी में टांग दिया कि पहले यह रंग भेद को दूर करना पड़ेगा। लोगों के मन में नस्ल के आधार पर जो भेदभाव है, उस भेदभाव को मिटाना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। और रंग भेद कहाँ चल रहा था? अफ्रीका में। और रंग भेद के विरुद्ध में आवाज उठाने का अफ्रीका में काम कौन किया? महात्मा गांधी। और इसी के काम को आगे बढ़ाया नेल्सन मंडेला। और इसका सजा नेल्सन मंडेला को मिला कि जवानी का 28 साल जेल में रहे। 1990 में जेल से निकले तो दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। क्या जी? जेल से निकले। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है।
फ्रीडम फ्रॉम फियर आत्मकथा का क्या है नाम है। 9 में कहीं ना कहीं आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। तो मिर्जा पर आए, गांधी जी आए तो बड़ा दिक्कत हुआ। इन्होंने क्या किया, कहा कि हमको तो कुछ दिन रहना पड़ेगा। हम तो सोचे थे कि कहीं अपना देश चल जाएंगे, वहीं कुछ कारोबार करेंगे, लेकिन यहाँ तो स्थिति बड़ी भयावह है। इन्होंने प्रण किया कि नहीं, यहाँ की समस्या को समाधान करना है तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। और गांधी ने अपने रहने के लिए 1894 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक राज्य है, उस राज्य का नाम है नेटाल। क्या नाम है? नेटाल एक राज्य है। कौन राज्य? नेटाल राज्य में एक आश्रम की स्थापना किया। किसकी स्थापना किया? आश्रम माने बैठने रहने वाला घर। उस आश्रम का नाम क्या था? टॉलस्टॉय आश्रम। क्या नाम था? टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किया। कहा कि यहीं पर रहेंगे, इसी में हम रहेंगे। और इस बहुत बड़े विद्वान के नाम पर इन्होंने एक आश्रम खोला था। प्रेरित भी हुए थे सत्य हिंसा के लिए। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना का इसी आश्रम में रहकर उन्होंने सोचा कि लोगों के मन में रंग भेद के विरुद्ध जो भेदभाव उसको हम दूर करने का काम करेंगे। और इसी टॉलस्टॉय आश्रम से इन्होंने अपने विचारधारा को लोगों में फैलाने के लिए एक पत्रिका निकाली थी, पेपर निकाला था, दैनिक। उसका नाम था इंडियन पायोनियर, द इंडियन ओपिनियन। हाँ, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार गांधी ने निकाला था। और इसी इंडियन ओपिनियन नामक अखबार में अपने विचारों को लिखते थे, रंग भेद के विरुद्ध बोलते थे। और लोगों को एकजुट होने के लिए, जब तक एकता नहीं होगी किसी भी आंदोलन में, किसी भी क्रांति में सफलता संभव नहीं है। अगर जीत सुनिश्चित करना है तो एक रहना पड़ेगा। विचारों को लिखते थे। गांधी के विचारों से प्रभावित होकर बहुत सारे, पहले तो इंडियन जो अफ्रीका में रहते थे वो इकट्ठा हुए। उसके बाद कुछ अफ्रीकन भी जो काले थे, जो काला होने का द्वंस झेल चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी के साथ रहना ज्यादा श्रेयकर है, उनके विचारों को मानना पड़ेगा। गांधी के विचारों को माने, उन्हें से मिल गए। दुर्भाग्य 1906 ईस्वी की कहानी है। वहां पर एक मुद्दा उखाड़ दिया अंग्रेज, नया मुद्दा आया। कथी का मुद्दा? परिचय पत्र का मुद्दा। किसका मुद्दा आया? परिचय पत्र। हाँ, अगर आप दूसरा देश के लोग हैं, अफ्रीका में रहते हैं, तो अफ्रीका का अपना देश का परिचय पत्र, क्योंकि इससे पहले ये वीजा पासपोर्ट तो चलता नहीं था। तो समझो ना, वीजा पासपोर्ट का प्रारंभिक अवस्था रूप। कहा कि आप इंडियन हैं तो इंडिया का परिचय पत्र अपने पल में जाकर रखना पड़ेगा। अब भाई वहां से जो 50 साल 60 साल से ऑलरेडी रह चुका था, अब वहां से लौट के आएगा परिचय पत्र बनवाने, तो परेशानी होगी ना। कोनो हवाई जहाज थोड़ी तक तुरंत आओ तुरंत लौट जाओ, ऐसा तो कुछ था नहीं। गांधी ने जबरदस्त इस परिचय पत्र कानून का विरोध किया। इसी के विरोध के कारण गांधी जी को ठूस दिया। कहाँ? जेल में। वहीं जाके हल्ला करते रहो। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। जेल में क्यों डाला गया? इसका विरोध किया और सारे भारतीयों को संगठित करके वहीं पर सत्याग्रह पहली बार चलाया था गांधी। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन सबसे पहले अफ्रीका में ही चलाया। अंग्रेज समझ गए आंदोलन चलाएगा, लोग को इकट्ठा कर लिया, हम पर हावी हो जाएगा, तो गांधी को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। 6 साल की सजा इनको दी गई। लेकिन गांधी तो उधर जेल में थे। और जेल से बाहर निकले तो इन्होंने क्या देखा कि अब जिस क्रांति को मैं अकेला चला रहा था, हमारे जेल में रहने के बाद भी अफ्रीकावासी या भारतीय जो अफ्रीका में रहते हैं संगठित हो गया, उस काम को आगे बढ़ा रहा है। हमारी योजना क्या हो गई? अगर हम न भी रहेंगे तो ये सब अपने अधिकार की मांग के लिए संगठित होकर आंदोलन चला सकता है। गांधी अफ्रीका में थे तो बहुत सारे लोग गांधी से मिलने गए थे। कितने कमाल कर दिया कहीं पर जाके। गांधी की पत्नी भी गई थी। और सबसे बड़े पूछा था किसी ने, गांधी अफ्रीका में थे तो कौन भारत के बहुत बड़े राष्ट्रवादी गांधी से मिलने गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले भी मिलने गए थे। गुरु बाद में बने, पहले मिलने गए थे। क्या कौन है?
जो वहां जाकर के धमाल मचाए हुआ है, इतना कम उम्र का बालक पॉपुलर हो गया। उनके पॉपुलैरिटी को सुनकर बहुत सारे लोग गांधी से क्या हो गए थे, वहां पर जाके मिलने गए थे। गांधी को लगा कि अब हमें अपने देश जाने की जरूरत, समय आ गया है कि अब हमें अपने देश जाना चाहिए, और अफ्रीका से वापस लौट पड़े और बता दें कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापसी इनकी हो गई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? रास्ता उस्ता का समय काट लो तो लगभग लिखता है 20 साल गांधी जी अफ्रीका में रहे। कैसा साल रहे? 20 साल रहे। खैर जो हो, जिस तारीख को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए उसी तारीख को हम लोग एक नया दिवस मनाते हैं, अप्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? तो 9 जनवरी को ही हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसलिए मनाते हैं कि इसी तारीख को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कहाँ आए? गांधी जी भारत लौटकर आए तो इन्होंने देखा कि भारत की दुर्दशा तो अफ्रीका से कम नहीं है, यहाँ तो और विचित्र स्थिति है। ट्रेनिंग में क्या हुआ था? ट्रेनिंग से लौट के आए, देखे कि यहाँ कैसे होगा, यहाँ सुधार करना जरूरी है। अब सुधार करने के लिए भाई जरूरी क्या है, तो गांधी जी सबसे पहले गए मिलने बहुत बड़े विद्वान, नाम था दादा भाई, हाँ दादा भाई नौरोजी, भारत का बहुत बड़ा अर्थशास्त्री, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत जिन्होंने दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जिन्होंने लिखी, इतने बड़े विद्वान से जाके मिले। और गांधी ने दादा भाई नौरोजी से पहले मिला, मैंने अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी सबसे पहले किससे मिला? दादा भाई नौरोजी से मिला। उनसे प्रश्न किया कि महाराज इतना दिन से देश गुलाम है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इसको आजाद कराने के लिए उन्होंने प्रयास किया ही होगा, लेकिन हम इसमें आना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? दादा भाई नौरोजी बैठाए, लगे समझा, धीरज धैर्य रखो, लगे बताने की कौन कौन तरीका से तुम्हें चलना चाहिए ताकि तुमको सफलता मिले। लगे समझाने, गांधी जी को कुछ नहीं बुझाया, क्योंकि उतने बड़े विद्वान का बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें कम नॉलेज है इसलिए आप हमारी बात समझ पाते हो, अगर हमको भी बेसी नॉलेज होता, ज्यादा विद्वान होते तो आपको समझ में हमारी बात, हम केवल सिद्धांत की ही बात करते हैं। विद्वान केवल सिद्धांत की बात करता है, इसलिए हम लोग जैसे छोटे लोग उनके साथ टिकते ही नहीं है कि कथी कथी कह दिया, सही नहीं बोल रहा हूं। तो दादा भाई नौरोजी के पास गए, कितना ना ऊंचा ऊंचा बात कह दिया कि इनको समझ में नहीं आया, तो इनको माना हिमालय पर्वत। कहा क्या माना? हिमालय पर्वत मान लिया। कहा कि बाप रे, हिमालय पर्वत के समान ऊंचाई इनका विचार है, अगर चढ़े के गिर गया तो हड्डियों न बचेगा, मरिए जाएंगे। तो दूसरी मुलाकात किया महात्मा गांधी ने फिरोज शाह मेहता से। नहीं भाई, फिरोज शाह मेहता से जाके मिला। फिरोज शाह मेहता कहे कि हम तो उनको बात समझ नहीं, आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए देश को आज़ाद कराने के लिए। हम तो अफ्रीका में ऐसा ऐसा क्रांति ला दिए, हमें यहाँ क्या करनी चाहिए? तो फिरोज शाह मेहता भी बैठा के एकदम धीरे धीरे, जैसे हम अगर फोन से बतियाएंगे तो वहाँ तक सुना जाए। गाँव में कोनो कोनो बुजुर्ग लोग बतियाते हैं, क्या ले ठीक छा, पहला फोन से बताओ, सब बात बात सुन रहे हैं, ओगली का टोला के लोग सुन लेता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। ऐसा है कुछ लोग ऐसा को है कि बगल से गुजर जाओ कर बात ने बुझाए कथी बतियाई। हाँ, आवाज फटल रहता है, वो एक आवाज फटल नहीं था। फिरोज शाह मेहता बहुत बड़े विद्वान थे इंडिया के, इनके पास गए, लगे बैठा के समझाने, इतना तर्कपूर्ण और शांत विचार से बात समझाया कि महात्मा गांधी इनको समझ लिया, क्या समुद्र मान लिया। क्या मान लिया? कहा कि हिमालय पर चढ़ा नहीं जा सकता और समुद्र को तैरा। अब क्या करे? कहा चलो एक आदमी 100 और मिलते हैं, तीसरा कैसे हार जाएंगे तो छोड़ देंगे, हमारा सुना कुछ होने वाला है। तीसरा बात गए तो गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए।
गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए। किसके पास? गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी मिला और उनको भी यही प्रश्न दोहराया कि हमें देश की आज़ादी के लिए क्या करना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी चीज में हाथ लगाने से पहले, पैर फैलाने से पहले उसके बारे में जानो कि आखिर सच्चाई क्या है, गलत कि सही। जैसे आप लोग के पास 7 बजे वाला बैच बतेगा, निकला बाहर, सब मुँह ठूठी कर लिया, 7 बजे बैच वाला। अब 2-3 गार्जियन कॉल आई, सही से थे वहाँ। हम बोले ऐसा तो आज तक मेरे यहाँ हुआ नहीं है। हम जब तक दोनों के बात नहीं जानेंगे तो कल दोनों को ये कराए, या तो दोनों पर हो या तो कोचिंग से क्या हो, निकलो, क्योंकि हमारे यहाँ से चलने वाला नहीं है। या तो दोनों के बाबूजी के लाके बात करो, क्षमा मांगा क्या ऐसे ऐसी बातें नहीं होगी। तो पहले देख के बाद कुछ रखाया था, कहा कि ना सर हमारा गलती कर ले रहे। अरे हमेशा नियम होता है, गलतियां दोनों तरफ से होती है। एक हाथ से रोटी नहीं बनता है, झुटका बोला, हाँ, पकाता है रोटी। गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए, हमें क्या करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि किसी आंदोलन में प्रवेश करना है तो आंदोलन के पास्ट प्रेजेंट को पहले जानो और तब फ्यूचर का निर्माण करो। बिना पास्ट को जाने उसमें अगर प्रवेश करोगे तब फ्यूचर तो बर्बाद होना ही। तो कहा कि नहीं, इनका बात गंगा के समान पवित्र है। किसके समान? गंगा के समान है, और गंगा को तैरा जा सकता है। इसलिए गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना क्या माना? राजनीतिक गुरु मान लिया। और इन्हीं के कहने पर 1916 में साबरमती आश्रम, गुजरात में साबरमती नदी के किनारे 1916 में साबरमती आश्रम के क्या किया। और इन्होंने कहा था कि सब पहले गांव को घूमो, गांव के लोगों से मिलो, उनके बातों को समझो को स्वतंत्रता के बारे में भारत के लोगों का विचार क्या है। क्योंकि अभी भारत की जो राजनीति है मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। नहीं, कुछ लोग राजनीति करते हैं, कुछ लोग देश को आजाद नहीं करा सकते। जब तक गांव सपोर्ट नहीं करेगा, गांव की जनता सपोर्ट नहीं करेगी, आंदोलन सफल। गांधी जी वही घूमने गए, तो घूमने के क्रम में गांधी जी को लगा कि भारत के लोगों को यह पता ही नहीं है कि भारत आजाद है कि गुलाम है। एक ही बात कहता था कि राजा कोई बने, लेकिन हमारी स्थिति सुधार होने वाली नहीं है। इंडिया का कोई राजा था, फिर भी कमर में लंगोटा, माथा पर अंगोछा पहनते थे, एक बार भोजन करते थे 24 घंटा में। अंग्रेज आया फिर भी वही तो कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करने जाए? अगर विरोध करेंगे हमको क्षति हो जाएगी तो हमारे बाल बच्चा कौन देखने वाला है? सपोर्ट गारंटी लेते हैं आप। सही बोला, स्थिति वही होती है। लोग इस बात को समझता नहीं है। प्रश्न ये है, भारतीयों को यही सोचना था कि राजा कोई बने, लेकिन हमारी स्थिति में चेंजिंग होने वाला, सुधार होने वाला क्या है? नहीं है। लेकिन गांधी सफल रहे। जब भावनाओं को जान गए तो गांधी ने लोगों को समझाना क्या कर दिया, शुरू कर दे कि नहीं सुधरेगा तो जरूर स्थिति। नहीं, अपनी माँ और सौतेली माँ में जो अंतर होता है वही अंतर है एक औपनिवेशिक शासक और एक स्वदेशी शासक में होता है। अपनी माँ मारती है तो मारने के बाद 10-5 रुपया देकर सिंघारा खाने के लिए भेज देती है, लेकिन सौतेली मारेगी, अगर रसगुल्ला भी खिलाएगी तो कहीं हो सके अंदर जौहर न मिला दे। नहीं हो सकता है, अपनी अपनी होती है। उठाएगी जोर से, ये मार लगता है गर्दन तोड़ देगी, और नीचे आते तो एकदम स्लो हो जाता है। गलत सही लगेगा। इतना ऊंच से उनका लाठी उठता है पिताजी का, इस लाठी में शरीर का टूट जाएगा, लेकिन जब पीठ पर पहुंचने से एकदम गति स्लो हो जाता है। लगता है टूटेगा तो फिर तो हमने इलाज कराना पड़ेगा। हैं? प्यार से थोड़ा मारते हैं और थोड़ा तकलीफ होती है, साझे बुलाए नहीं, अरे ले 10 रुपये सिंघारा खा ली, सब पिटाई भूल गया। क्या आप लोग तो कितना बड़े कर शिकार हो भी किए। साबरमती आश्रम की स्थापना किया, और साबरमती आश्रम की स्थापना करके गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर सारे उत्तर भारत के कई राज्यों का, कई गांवों का दौरा किया। इसी दौरा करने के क्रम में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल से गांधी की मुलाकात हुई थी। किसे?
राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हुई थी। राजकुमार शुक्ल गांधी जी के नाम तो सुना ही था, इनके बातों को सुना 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में। इनको लगा अगर ये हमारा लखनऊ में अधिवेशन में देखे थे इनको, हमारे बिहार में आ जाए तो बिहार की सारी समस्या समाधान कर देगा, क्योंकि इनके बातों में क्या है, दम है। थोड़ा बात को मैं यहां मोड़ूंगा। आपको पता है इसी बीच में 1914 से 1918 तक एक युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक का नाम था मित्र राष्ट्र, दूसरे का नाम था धोड़ी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमीर देशों का संगठन था और धोड़ी राष्ट्र जो था वह गरीब देशों का क्या था, समूह संगठन था। गलत कि सही? अब यहां पर एक कहानी हुई। अंग्रेज भारतीयों का सपोर्ट करना चाह रहा था, सपोर्ट लेना चाह रहा था, समर्थन लेना चाह रहा था। क्योंकि गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों का पहले सपोर्ट किया, नहीं माना तब विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज गवर्नर गांधी से मिले, कहा कि आप प्रथम विश्व युद्ध में भारत के नौजवानों को कहिए सेना में शामिल हो जाए और हमारे तरफ से क्या करे, लड़ाई लड़े। अगर हम लड़ाई में जीत गए तो भारतीयों को कुछ न कुछ स्वाधीनता स्वतंत्रता जरूर दूंगा, कुछ न कुछ रिबेट आसान जरूर करूंगा। एक मिनट, नहीं बनने वाला। हेलो, हाँ पूछ रही है? हाँ खुला हुआ है। बड़ी तकलीफ होती है बच्चों को जब सारा कहानी समझा दिया कि नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को, संडे को भी छुट्टी रहेगा लेकिन मंडे ट्यूसडे छुट्टी रहेगा। लोग आज से छुट्टी मना रहा है, आइए सोमवार को, कल भी बोले कहना कहेंगे तब फिर वही स्थिति अंग्रेजी वाला हो जाएगा। सर जरूर ऐसा नहीं करेंगे, आओगे तो कहीं बंद मिलेगा। जब बात को दिमाग से नहीं सुनोगे तो ही करेंगे हम भी। आओगे बंद रहेगा, मोबाइल बंद कर देंगे। क्लास के समय फोन करके डिस्टर्ब करेगा तो ही नहीं कहानी होगा अंत में। तो 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। गांधी से सपोर्ट मांगा अंग्रेजों ने। गांधी ने लगा कि कहीं का सपोर्ट कर देंगे। नियम है, गांधी का एक विचार है, जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उस पैर को सहलाना ज्यादा श्रेयकर है ना। कहीं उसके पैर को सहलाएंगे, आराम मिलेगा तो गर्दन पर से पैरवा क्या कर लेगा, चूटी काटेंगे और जोर से दबा देगा। गलत कि सही? तो गांधी को लगा कि थोड़ा सा इसको सपोर्ट कर देते हैं तो संभव है कुछ हमको रिबेट देगा। तो गांधी ने भारत के नौजवानों को युद्ध में सेना बनने के लिए कहा। क्या कहा? सेना बनो। और किसके तरफ से लड़ो? गांधी के कहने पर बहुत सारे भारतीय नौजवान सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों का सपोर्ट किया, लड़ाई में लड़ा। तो भारत के जो कुछ राष्ट्रवादी है, गांधी को कमेंट में नाम दिया सेना में भर्ती करने वाला दलाल। थोड़ा हम नाम खराब दिया हूं, एजेंट कहा था, एजेंट मतलब दलाले के ना कहे। सेना में भर्ती करने वाला, बहुत लोग कमेंट किया। और इससे खुश होकर ये अंग्रेज जब जीत गया तो गांधी को अंग्रेजों ने एक उपाधि दिया, कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में पूछा क्या प्रश्न है, गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दिया? अंग्रेजों ने दिया। हाँ लौटा दिए। तब कहानी आज के क्लास में तो नहीं हो पाएगी। 5 नंबर के प्रश्न भले ही एक है लेकिन छोटा छोटा कई प्रश्न इसमें से निकलेंगे, लिखाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने गांधी को दिया। क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेजों का समर्थन किया था, सपोर्ट किया था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ पर सर की उपाधि दिया था। किसका? टैगोर को क्या दिया था? टैगोर को सर की उपाधि दिया था। गांधी जी की मुलाकात, आओ अपने मुद्दे पर आते हैं। बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल से होती है। राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि महाराज आप हमारे बिहार के बिहार के भूमि पर चरण रख दीजिए, खास करके चंपारण में अपने चरण को रखिए। आपके चरण रखते ही सारी हमारी समस्याएं क्या हो जाएगी। इसी राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी अप्रैल
1917 में कहाँ आए? चंपारण। तारीख था 10 अप्रैल। चंपारण में आए। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल के कहने पर। चंपारण आए तो इन्होंने क्या देखा कि स्थिति बड़ा खराब है। यहाँ चंपारण में क्या थी? 3 कठिया व्यवस्था थी। क्या थी? 3 कठिया। जो ना किसान के पास 20 कट्ठा जमीन था, तब 20 कट्ठा जमीन के 3 कट्ठा जमीन पर हाँ नील की खेती करनी क्या थी? अनिवार्य थी। हालांकि पहले 5 कठिया व्यवस्था था, 20 कट्ठा में से 5 कट्ठा पकड़ना था, लेकिन बाद में लोगों ने विरोध किया तो 3 कठिया कर दिया। बुराई इस बात में नहीं थी कि 3 कठिया व्यवस्था थी, बुराई इस बात में थी कि किसान मेहनत करके कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते थे, लेकिन किसानों को खुला बाजार में अपने नील को बेचने का अधिकार, खेती हम करें और दाम तय अंग्रेज करता था, और वह भी मनमाना। खर्च हुआ 100 रुपया, खरीदता था 50 रुपया में। आज जर्मनी में कृत्रिम नील बन गया था। इससे भारत के नील की मांग क्या हो गई थी? कम हो गई थी। अब नील की खेती करना लाभ का सौदा, किसान उससे मुक्त होना चाहते थे, लेकिन जो गोरे बागान मालिक थे इससे मुक्त होना देना नहीं चाहते थे, क्योंकि कम दाम में मिल रहा था इसको। इसी समस्या के लिए चंपारण लाए थे। चंपारण जब गांधी जी प्रवेश करना चाहे तो चंपारण के किसान जो गवर्नर कलेक्टर था उन्होंने रोक लगा दिया कि आपको नहीं घुसने देंगे चंपारण में। हाँ बैठ गया, घुसिएगा तो चंपारण में विद्रोह हो जाएगा। गांधी जी कहा कि आप अपनी हैसियत देख के बोलिए ना, किसको आप रोक रहे हैं? हमारे हाथ में तो चाबी अभी है, रुक तो ना देगा हमको, हमारा देश हम तो गुम्बे करेंगे। कहा कि नहीं घुसने देंगे। तुरंत गांधी ने गवर्नर को लिखा कि आप एक मुलाजिम जिला कलेक्टर हमको कहा था कि ना घुसने देंगे। गवर्नर तुरंत ये आदेश जारी किया, फोन किया कि घुसने दो, जो कहा था वो करो, नहीं तो प्रथम विश्व में जहां जहां जीत रहे हैं ना हार जाएगा, क्योंकि इंडियन के बल पर ही मैं जीतूंगा। एकरे कहने पर सब बहाल हुआ है। अगर इसको तुम रोकोगे तो एक बार की घोषणा कर दिया विरुद्ध में हो जाओ तो क्या होगा? इसलिए आदमी को पहचानो कौन आदमी है ये। चंपारण के जिला कलेक्टर बुझ गया कि आदमी है, लाठी लेके चलता है, माथा पर बाल न है, टूटल चम्मच में बांस के फट्टी बांध के उसे खाता है, बांस के वो पोर काट लिया था उसमें दूध रख के उसे पीता था। भौतिकवादी नहीं थे, पूरा प्रकृति पर निर्भर रहा करते थे। चलते तो बकरी ले के चलते थे कि चरा लेंगे, अब पेट भर जाएगा इसका, उसी का दूध गाड़ेंगे, उसे पी के जीवन यापन चलाएंगे। बड़ा निरोग होता है। चंपारण ग्रेगेरियन कमेटी का गठन किया गया, जांच किया तो पता चला कि नीलहा क्या करता है? अत्याचार करता। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा बाद में। तो यहाँ चंपारण, इसी चंपारण सत्याग्रह से राजनीति में प्रवेश की। और गांधी ने आंदोलन कौन कौन चलाया? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेरा सत्याग्रह, 1918 में ही अहमदाबाद, श्रमिक आंदोलन, और ये तो क्षेत्रीय आंदोलन था। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये चारों आंदोलन चलाए। इस आंदोलन से अंग्रेजों की नींव क्या हो गई? कमजोर हो गई, और अंग्रेज इंडिया छोड़ने को क्या हो गया? मजबूर हो गया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को इनका प्रिय चेला नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में 5:15 प्रार्थना करने जा रहे थे। बिरला भवन में जाते समय 6 को गोली मारा। अंतिम शब्द इन्होंने हे राम बोला, और गांधी को जहां दफनाया गया उसका नाम है राजघाट। ठीक है, तो ये था महात्मा गांधी और भारत के राजनीति में महात्मा गांधी का। ये पूरा बात लिखोगे तो सटीक 5 नंबर आपको क्या होगा? मिलेगा।
इतना आपको लिखना नहीं है,